मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल समर्पण बाय डी के यादव पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और ये प्रश्न रेलवे और एसएससी के लिए खास करके बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इन 25 प्रश्नों को सीखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ और आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से 25 प्रश्न पे कमांड कर पाएंगे और यदि ये 25 प्रश्न आप सीखेंगे निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर जो काम का 7/11 भाग पूरा करना है, सी का हिस्सा कितना है? लैंग्वेज क्या कर रहा है, इस लैंग्वेज को मैं समझा देता हूँ। ए और बी तीनों ने मिलकर किसी काम को करने का ठेका लिया और ए और बी ने उस पर यानी जो काम करना शुरू किया, तो ए और बी ने टोटल कितना काम किया? तो कहता है ए और बी ने मिलकर 7/11 भाग कर लिया। तो कहता है बताओ सी को कितने रुपये मिलने चाहिए? बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी रुपया को बांटना होता है तो कैसे बंटवारा करते हैं, तो उसका नियम है कि जो आदमी जितना काम करेगा रुपये का उतना ही हिस्सा लेगा। मतलब जैसे सपोज करिए कि किसी आदमी ने आधा काम कर लिया, उसे जो है थोड़ा सा किसी आदमी ने आधा काम किया, तो इसका मतलब होगा बच्चों कि उस आदमी को टोटल रुपये का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति टोटल काम का 1/4 काम किया, तो आप बताओ उसे पैसा कितना मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे उसे पैसा 1/4 मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने काम का 2/5 भाग किया, तो उसे कितना पैसा मिलना चाहिए? तो आप कहोगे टोटल पैसे का 2/5 भाग मिलना चाहिए। दैट सिंपल। तो आइए सी ने कितना हिस्सा काम किया आप ये पता कर लीजिए, फिर जितना हिस्सा काम किया पैसे का उतना उसे दे दीजिए। आप जरा देखो कि 7/11 काम ए और बी दोनों ने मिलकर कर लिया, तो बच्चों ये बताओ कि बचा कितना? तो आप कहेंगे बचा 4/11, राइट। और जो बचा उस हिस्से को किसने किया होगा? सी ने किया होगा। तो सी ने पता चला कि सी ने टोटल काम का 4/11 भाग किया, तो टोटल रुपया कितने का ठेका लिया था उन्होंने? 550 का लिया था। तो 550 का 4/5 भाग जो है वो कौन ले लेगा? वो ले लेगा आपका सी। अब इसे सॉल्व कर लो, 11 से कटाएंगे, 11 × 5 = 55, 50 × 4 = 200। यानी सी के हिस्से में कितना रुपया जाना चाहिए? तो 200 रुपये जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में ऊंचाई CD AB को D पर काटती है। AB और BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। यदि AD बराबर 8 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या है? जरा गौर करो बच्चों, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं और इस त्रिभुज का नाम ABC। त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है? ABC। कहता है CD एक ऊंचाई लीजिए, यानी C से CD ऊंचाई की बात करें, इसका मतलब C से सीधा इस पर क्या करना होगा? आपको एक लंब ड्रॉ करना होगा। ये हो गया हमारा CD और इस त्रिभुज की ऊंचाई। बच्चों त्रिभुज की ऊंचाई किसी भी सिर से लिया जा सकता है। जिस सिर से लेंगे उसके अपोजिट भुजा पे लंब ड्रॉ कर दें तो वही उसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है। यदि यहाँ से इस पे लंब ड्रॉ करेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ से इस पे लंब ड्रॉ करेंगे तो ये भी ऊंचाई कहलाएगा। यानी
तीनों सिर से त्रिभुज की ऊंचाई आप खींच सकते हैं, राइट। अब यहां पर CD एक ऊंचाई की बात किया कि ऊंचाई CD AB को D पर काटती है। AB को कहां पे काट रही है? D पे काट रही है। AB और BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। AB और BC के मध्य बिंदु, मान लेता हूं बच्चे इसका मध्य बिंदु यहां है और मध्य बिंदु AB और BC का क्या नाम दे रखा है उसने? P और Q। AB के मध्य बिंदु को P नाम दिया और BC के मध्य बिंदु को Q नाम दिया, राइट। कहता है AD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। AD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। CD 6 सेंटीमीटर है। CD कितना बता रहा है? 6 सेंटीमीटर है। आपसे PQ की लंबाई पूछ रहा है, मतलब इसकी लंबाई पूछ रखा है। ध्यान से देखो बच्चों, यदि आप इस त्रिभुज को गौर करो तो ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो बच्चों लंब और आधार दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा तो निकल ही जाएगा ना। ये 6 और ये 8 तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से आपको कर्ण कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए सारे बच्चों, जैसे सपोज करो मैं एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का नाम मैं देता हूँ AB और C। बच्चों इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा लीजिए और इस दो भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा को लीजिए, जैसे मैं ये भुजा और ये भुजा लिया और इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मैंने मिला दिया, तो जिस दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए तो एक तीसरी भुजा तो और बचा हुआ रह गया। तो जब आप मिलाए तो ये लाइन जो है इस तीसरी भुजा के क्या होता है? पैरेलल होता है और साथ ही साथ उसका आधा होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर जैसे सपोज करो मैं एक दूसरा एक त्रिभुज यहाँ पे लूँ, नाम ABC देता हूँ। इस बार मैं इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिला देता हूँ। तो जैसे आपने इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया तो इस दोनों भुजा के बाद जो बचा था तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा के ये पैरेलल होता है और साथ ही साथ लंबाई में आधी होती है। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। आपसे पूछा है PQ की लंबाई। आप जरा ABC त्रिभुज को गौर करो तो आपको पता है कि ये P क्या है, तो AB का मध्य बिंदु है और Q क्या है, तो BC का मध्य बिंदु। आपने इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया और मध्य बिंदु को मिलाने से जो लाइन बना इसी की लंबाई तो पूछ रखा है। तो ये लंबाई तीसरी भुजा के पैरेलल होगा और ये तीसरी भुजा का क्या होना चाहिए? आधी, यानी वो 10 है तो ये कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 5। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना। यदि ध्यान से आप वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप समझ गए। और ये सब इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा बच्चों, है ना। आगे आपका रेलवे की परीक्षा बहुत वैकेंसी भी आने वाली है, तो यदि अभी से आप ये सब चीज़ तैयार करोगे, क्योंकि ये बच्चों हमेशा याद रखिए कि रेलवे की परीक्षा में भी कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से, कुछ क्वेश्चन ट्रिगो से, कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से, यानी एडवांस मैथ के क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो बेहतर हो कि आप निश्चित रूप से ये सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और एसएससी में तो पूछता ही पूछता है। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या करें। एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। कुर्सी की जो कीमत है वो 500 है। 10% की 2 क्रमागत छूट का मतलब क्या हुआ? एक बार 10% डायरेक्ट 500 पे, और छूट देने के बाद जो मूल्य बचा फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% डिस्काउंट मतलब 9/10। कैसे 9/10? तो 10% का मतलब 1/10। डिस्काउंट दिया यानी 10 में 1 की छूट दिया तो बचा कितना? 9/10। फिर इस बचे हुए मूल्य पर 10% डिस्काउंट यानी 9/10, यानी होल वैल्यू का डायरेक्ट 2 बार गुणा करना है। 00 से 00 कटाइए, 81 गुणा 5 करो बच्चों, तो 5 5 8 40, यानी आंसर होना चाहिए 405। तो इस सवाल में विशेष दम नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से दोगुना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है?
एक बार वस्तु को 78 में बेचा गया और एक बार उसी वस्तु को 69 में बेचा गया। दोनों ही केस में लाभ ही हो रहा है, दोनों ही केस में लाभ हो रहा है। लेकिन कहता है कि जब इतने रुपये में बेचे गए तो जो लाभ हुआ और इतने रुपये में बेचे गए तो जो लाभ हुआ, उस लाभ का ये क्या है, दोगुना है। क्या रिलेशन दिया दोनों के लाभ में? दोगुना का रिलेशन दिया। तो बच्चों देखो, ये आपसे पूछा क्या, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रखा है, सीपी पूछ रखा है। अब सीपी को एक्स मान लो, हम सीपी को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आप बताओ 78 में बेचने से यदि लाभ हुआ, हम पूछेंगे कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 78 माइनस एक्स, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, दोनों का अंतर लाभ। 69 में भी जब बेचा था तो लाभ ही हुआ था, तो यहाँ कितने का लाभ, तो आप कहेंगे 69 माइनस एक्स। ये लाभ इस लाभ का क्या है, दोगुना है। इस लाभ का क्या है, दोगुना है, यानी दोगुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो बच्चों देखो, इधर से -2x और इधर आएगा तो -2x, इधर आएगा तो +2x बन जाएगा, और 2x माइनस एक्स मिलके क्या हो जाएगा, x। अब ये 69 दूनी 2 9 18, 2 6 12 1 13, 138, और 138 में जरा 78 को घटा दीजिए, कितना आता है, 0, 13 में 7 गया 6, यानी आंसर क्या होना चाहिए, 60, यानी आपका क्रय मूल्य मिल गया 60। राइट बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या क्या है। बच्चों यदि देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे की संख्या उसने बता रखा है कितना, 574, और उसी संख्या को जब प्रतिशत में बात किया तो वो प्रतिशत में कितना आ रहा है, 14%। प्रतिशत में कितने के बराबर आ रहा है, 14 के बराबर है। यानी उस गांव की कुल जनसंख्या का 14% का वैल्यू हमें दे रखा है। आपसे पूछा गांव की कुल संख्या बताओ, तो कुल जनसंख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है, यानी 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। उम्मीद करते हैं ये 14 से कटेगा क्या, 14 तिया 42 है ना, नहीं 14 चौकी 56, हाँ कट तो गया, 14 चौकी 56, 1 14 इकाई 14, यानी 1% का वैल्यू 41, तो 100% का वैल्यू 41, 100, यानी इस गांव की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 4100। बेहद आसान प्रतिशत का सवाल है, लेकिन परीक्षा में पूछता है बच्चों, तो ये सब सवाल सीखिए कि कैसे बनाया जाता है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? बच्चों आप सभी को कितना बार मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी ट्रेन किसी खंभा को, किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आपसे पूछा है ट्रेन की चाल बताओ, तो ट्रेन की चाल यानी स्पीड, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। तो ट्रेन जब खंभा को पार कर रहा होगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही होगी, यानी 240 मीटर दूरी तय कर रही होगी, और इस दूरी को कितने सेकंड में पार कर गई, तो 16 सेकंड में पार कर गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मीटर और ये सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड है, इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या करना होगा, 18/5 से गुना कर देना होगा। याद रखें कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होता है। तो बच्चों यदि कटाएं तो 2 9 18 और ये 2 8 16, 8 5 40, 40 से ये 6 बार में कटेगा, 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है यदि a² + 1 = a हो तो AQ का मान क्या होगा। तो यहां पर एक चीज देखा जाए बच्चों, आपके पास क्या दिया हुआ है, a² + 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, a² + 1, इसको जब इधर लाएंगे तो -a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों यदि मैं इसमें a + 1 अपनी मर्जी से गुना कर दूं दोनों तरफ, है ना, क्यों गुना किया, और इधर a + 1 से गुणा करेंगे तो 0 में कुछ भी गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 ही रह जाएगा। इसलिए मैंने गुणा किया कि इसको देख के देखिए आपको फॉर्म पता चल रहा है, ये a², ये भी किसी का स्क्वायर है, समझिए वो b का स्क्वायर है, और a × b दैट इज -a। बच्चों ये टर्म आपको जानते हैं कहाँ मिलता है, जब आप AQ + BQ का फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये वाला टर्म हमें नजर आ रहा था, ये टर्म हमें नजर आ रहा था, बस हमें क्या दिख रहा, कमी दिख रहा था ए प्लस बी का। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ ए प्लस बी डाल दिया और दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कंप्लीट हमारा फॉर्मूला में आ गया और Q का वैल्यू पूछा था, ऑलरेडी हमें यहाँ से Q नज़र आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं AQ प्लस BQ, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी AQ का वैल्यू -1, तो A का वैल्यू कितना होना चाहिए, -1। दैट इज आप, सॉरी AQ का ही वैल्यू पूछा है ना, A तो पूछा ही नहीं है आपसे, किसका वैल्यू पूछ रखा है, AQ का ना। AQ का मान बताइए, आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी आंसर होना चाहिए C। क्या ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि x प्लस 3y इज इक्वल टू -3x प्लस y, तो उसका मान बताइए। दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर -3x प्लस y। ओके बच्चों, इसको इधर लाओ तो ये बन जाएगा क्या, 4x, और इसको इधर ले जाएंगे तो y -3y दैट इज -2y। 2 से कटा दें, 2 दूनी 4, हमें x और y का रेशियो क्या मिल रहा है, तो -1 अनुपात, ये हमें x और y का रेशियो पता चल गया। आपसे जो पूछा है, देखिए ये भी अपने आप में एक रेशियो के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। तो रेशियो पूछे तो रेशियो में रेशियो का मान बैठाया जा सकता है, आराम से बैठाइए। x के जगह बैठा दीजिए -1, तो -1 का स्क्वायर, और फिर 2 और y की जगह बैठा दीजिए 2 का स्क्वायर, राइट। ये बन गया 1/4 दूनी 8, यानी आंसर होना चाहिए 1/8, राइट बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, यदि ध्यान से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो। एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जीवा 72 डिग्री कोण को केंद्र पर आंतरित करती है। स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितने माप का। बच्चों जैसे सपोज करो मैं एक ये वृत्त लेता हूं और एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, एक बाहरी बिंदु मैंने यहां ले लिया, यहां से 2 स्पर्श रेखाएं बच्चों इस तरह से खींचो, 2 स्पर्श रेखाएं आप क्या करो यहां पे खींचो, ये बाहरी बिंदु है, यहां से 2 स्पर्श रेखा मैंने खींचा और ये स्पर्श बिंदु है। सपोज करो ये कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है जहां वृत्त को स्पर्श कर रही है। संपर्क बिंदु यानी स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली जीवा, इससे गुजरने वाली जीवा 72 डिग्री कोण को केंद्र पर आंतरित करती है। इस वृत्त का केंद्र बच्चों सपोज करो ये है, तो ये जीवा इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 72 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 72 डिग्री का कोण बना रही है। आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितने माप का होगा। स्पर्श रेखाओं के बीच, यही है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है। बच्चों याद रखना, जब भी 2 स्पर्श रेखाएं आप इस तरह से खींचोगे, फिर केंद्र से आप इस स्पर्श बिंदु को जब मिला देंगे, तो याद रखिए ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है आप इसे भी समझिए। आपको पता होगा कि केंद्र से जब स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, केंद्र से जब स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो यह रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप जरा गौर करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट को जब मिलाएंगे तो चतुर्भुज का निर्माण होगा, चतुर्भुज का निर्माण होगा। और आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बच्चों ये दोनों मिलके 180 हो ही गया, तो आप ही बताओ क्या ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो 1 72 है, ये कितना हो जाएगा 108, यानी आंसर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे हर एक सवाल को। और बच्चों यदि सवाल समझ रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बस इतना ही गुजारिश है आपसे। 3 लाइन खंडों की लंबाई दी गई है
किस स्थिति में खंडों से त्रिभुज का निर्माण संभव? बच्चों आपको पता है कि कोई भी 3 भुजा ले लेने से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। त्रिभुज का निर्माण होने के लिए उस तीनों भुजाओं में कुछ खास कंडीशन होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि ABC 3 भुजा है, तो ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है या नहीं, इसके लिए कंडीशन फॉलो होना पड़ेगा। किसी भी 2 भुजा को लीजिए और उसको जोड़िएगा तो उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि आप B और C लेंगे तो उसका योग तीसरी भुजा A से बड़ा होना चाहिए। यदि आप C और A लेंगे तो जो भुजा बचा उससे इसका मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो निश्चित रूप से त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। आप जरा चेक करो, 8, 7, 15 बारी बारी से तीनों को जोड़ना है। A B B C C A करना है हम लोग को। 8, 7, 15 देखिए तो ये तो छोटा हो गया, जबकि योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। इसको चेक करें तो 8 और 15 मिलके कितना हो गया? 23। 17 से बड़ा है। 23 क्या है? 17 से बड़ा है। 15 और 17 मिलके कितना? 32। वो 32 तीसरी भुजा 8 से बड़ा हो गया। और अब बचा हमारा A और C, 17 और 8 मिलके 25। वो 25 15 से बड़ा है। यानी तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब यहाँ से त्रिभुज का निर्माण निश्चित रूप से संभव है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये समझ गए। यहाँ पर एक बात और भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, उसी तरह अंतर में इसका जस्ट उल्टा होता है कि किसी भी 2 भुजा को जब आप घटाओगे तो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। किसी भी 2 भुजा को जब आप घटाओगे तो उसका अंतर जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। योगफल हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो ये भी याद रखें क्योंकि इससे भी सवाल यदा कदा परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक चीज़ आप सभी को मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यदि x + 1/x बराबर कहीं भी 2 नज़र आ जाए, कहीं भी, ये अलजेब्रा में निश्चित रूप से कई बार सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि x + 1/x का वैल्यू 2 नज़र आ जाए तो आप यहाँ से हमेशा x का वैल्यू याद रखना क्या मिलता है? 1 मिलता है। x का वैल्यू क्या मिलता है? 1। आप खुद 1 + 1 = 2 होना चाहिए। और यदि कहीं भी x + 1/x बराबर -2 नज़र आ जाए तो x का मान -1 समझिएगा। x का मान हमेशा -1 और यहाँ से +1। बच्चों देखो यहाँ पे sin थीटा + cosec थीटा लिखा हुआ है। sin थीटा + cosec थीटा, क्या cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है या नहीं? 1/sin थीटा होता है क्योंकि sin का उल्टा cosec होता है। और ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। आपको नहीं लग रहा है ये इसी फॉर्म में है या नहीं? इसे x समझिए तो x + 1/x का वैल्यू 2। तो ठीक उसी तरह जैसे यहाँ x का मान 1 माने थे तो x की जगह sin थीटा है, यानी आप sin थीटा को ही 1 मान लो। sin थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आपसे जिसका वैल्यू पूछा उस पर बैठा दीजिए। sin 7 थीटा यानी sin पे पावर 7 थीटा यानी 1 पे पावर 7 प्लस, और cosec थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा यानी 1/sin पे पावर 7 थीटा यानी 1 पे पावर 7। तो यहाँ भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 मिलके क्या बनेगा? 2, यानी आंसर वही रह जाएगा बच्चों। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना? यदि समझ रहे हैं बच्चों तो निश्चित रूप से आप जरूर लाइक भी करिएगा और कुछ कमेंट भी अपने तरीके से करिए। आपका कमेंट लगता है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर के लिए कमेंट बहुत बड़ी बात होती है ना? जैसा भी लगे और दिल से लिखिए, ऐसा नहीं कि बनावटी लिख दें टीचर को खुश करने के लिए। एकदम रियल आप जो फील करते हो वही लिखो। यदि लगे कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो कुछ वो भी आप सुझाव देते हुए कमेंट करिए। यदि लग रहा है कि नहीं सच में अच्छा ही चल रहा है सब चीज़ तो आप बेहतर कमेंट करिए। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ क्या है? गायें हैं, राइट? यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितनी है? बच्चों जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले जिसमें एक 2 पैर वाला जानवर हो और एक 4 पैर वाला जानवर हो तो याद रखना जो जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यदि गायों की संख्या पूछा है तो गाय को कितने पैर होते हैं? 4 पैर।
तो 4 पैर वाला जानवर की संख्या पूछे तो आप ये मान लेना कि सभी को 2 पैर होते हैं, ये मान लेना। 2 पैर वाला पूछेगा तो सभी को क्या मानेंगे? 4 पैर, जस्ट उल्टा। 2 पैर वाला पूछेगा तो सभी को 4 मानेंगे, 4 पैर वाला पूछेगा तो सभी को 2 मानेंगे। तो 4 वाला पूछा है, मान लेते हैं कि सभी को पैर कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, सिरों की जो संख्या होती है वही तो दोनों की कुल संख्या होती है, क्योंकि सिर तो दोनों के एक ही होते हैं ना, तो जो सिर की संख्या होगी वही टोटल संख्या होगी। तो बच्चों 50 सिर है, इसका मतलब वहाँ पर मुर्गी और गाय दोनों मिलकर टोटल कितने होंगे? 50 होंगे। मैंने मान लिया कि सभी को 2 ही पैर है तो 50 वहाँ पे हैं टोटल, तो 50 गुना 2 यानी टोटल पैर 100 मिलना चाहिए। लेकिन ये पैर आपका गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने सभी को 2 पैर मान लिया, जबकि वहाँ तो कुछ 4 पैर वाले जानवर थे। आप देखिए क्वेश्चन में रियल पैर की संख्या कितना गिना है? 142 गिना है। तो आप जरा देख लो कि आपका कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 42 आपने कम गिन लिया। रियल पैर की संख्या से आपने कितना कम गिन लिया? 42 गिन लिया। और ये 42 जो गिना वो किस वजह से? आपने कितना कम गिना? हर एक जानवर से आपने 2-2 पैर कम गिन लिया। हर एक गाय को 4 होता है ना, तो गाय को भी आपने 2 मान लिया। हर एक गाय से आपने 2 करके कम मान लिया। तो लास्ट में जितना ज़्यादा आ गया, यानी जो अंतर आया उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, यानी आंसर आ जाएगा 21। राइट? उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर है। इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b सेंटीमीटर है। शेष छात्रों की औसत लंबाई c सेंटीमीटर है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कर दी। बच्चों यदि मैं मान लूं कि उस कक्षा में टोटल छात्र x हैं, टोटल छात्र कितने? x हैं, और सभी छात्रों का औसत कितना बता रहा है? a बता रहा है। इसका मतलब x छात्र का कुल योग कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। संख्या को औसत से गुना करने से योगफल मिलता है, याद रखेंगे। फिर अब इसमें से तोड़ के उसने दिया, उस टोटल में से 10 जो छात्र थे उसकी लंबाई का औसत कितना बता रहा है? b, यानी 10 का जो कुल योग होगा वो 10 गुना b होना चाहिए। और जो शेष बचे टोटल आपने x माना था, x में से 10 का बता दिया तो शेष बचा x माइनस 10। शेष क्या बचा? x माइनस 10। और शेष का औसत कितना बता रहा है? c, यानी इस संख्या में c से गुना कर देंगे तो शेष का कुल योगफल मिल जाएगा। ये 10 का योगफल, ये शेष का योगफल, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये भी तो कुल योगफल हो गया सभी विद्यार्थियों का। और ये दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए? बराबर, क्योंकि ये भी टोटल योगफल और ये भी टोटल योगफल। आप यहाँ से x का वैल्यू पता करने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों क्या होता है, इधर x a है ही, इधर जब ये c से गुणा होगा तो xc जब इधर आएगा तो माइनस xc हो जाएगा। राइट? इधर 10b बचा और क्या बचा? माइनस 10c। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो a माइनस c, और यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस c। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 10 इंटू बी माइनस सी बटे ए माइनस सी। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 10 इंटू बी माइनस सी बटे ए माइनस सी, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए? डी, यानी विद्यार्थी की टोटल संख्या कितना मिल गया बच्चों? आपका डी फॉर दिल्ली। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 3√7 बाय दिस माइनस दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस का मान पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल को जरा गौर से समझना। क्वेश्चन लिखा है 3√7 एंड डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, ओके, माइनस 5√5 एंड डिवाइडेड बाय √2 प्लस √7 एंड प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। राइट बच्चों, एक चीज़ जरा गौर से यहाँ ध्यान से समझना, और जो मैं पूछता जाऊँगा उसका जवाब भी मनी मन आप देते जाना। जब कभी भी नीचे करनी का रूप नज़र आ रहा हो उस करनी को हटाने की कोशिश करना। जब कभी भी करनी नज़र आ जाए तो उस करनी को क्या करेंगे? हटाने की कोशिश करेंगे। राइट? करनी को कैसे हटाते हैं? तो उसका तरीका है रैशनलाइज करके, यानी हर का परिमेयकरण करके। क्या मतलब है परिमेयकरण का? तो ध्यान से सुनो। नीचे यदि a प्लस बी के फॉर्म में रहे, a प्लस बी दो संख्याओं का योग के रूप में रहे, तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करना, नीचे से करनी को हटाना ही परिमेयकरण कहा जाता है। राइट बच्चों? तो नीचे से कैसे हम करनी को हटाते हैं? तो उसके कंजुगेट से गुना करके। कंजुगेट क्या होता है?
यदि a प्लस बी है तो उसका कंजुगेट आप समझिए a माइनस बी। प्लस रहेगा तो बीच में माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, राइट। अब जरा ध्यान दो, पहले एक टर्म को समझो बच्चों, और उसके बाद तो अब सारा फटाफट हम लोग लिख पाएंगे। यदि मैं इसका कंजुगेट की बात करूं तो इसका कंजुगेट आप बताओ क्या होना चाहिए, बोलो। इसका कंजुगेट होगा √5 माइनस √2। बीच में प्लस है तो आप माइनस लगा देंगे, माइनस लगाओगे तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस √2। अब जो इसका कंजुगेट है उस कंजुगेट से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऊपर की बात फिलहाल भूल जाओ, नीचे के बारे में सोचिए। नीचे क्या आ गया, यदि प्लस था तो आपने उसके माइनस से गुणा किया, तो नीचे का फॉर्म कैसा आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b² के बराबर, राइट बच्चों। तो नीचे हमेशा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी रहेगा तो आप a प्लस बी से गुणा करोगे, और जब a प्लस बी रहेगा तो a माइनस बी से गुणा करेंगे। तो नीचे तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही नजर आने वाला है ना, और उसको आप क्या लिख सकते हो, a² माइनस b², राइट। तो आप बताओ नीचे तो हमारा क्या आने वाला है वो पता ही है, जरा ऊपर जाइए तो ऊपर क्या गुना होगा, तो आपने ऊपर गुना कर दिया √5 माइनस √2 से, क्योंकि इसका कंजुगेट क्या बनेगा, √5 माइनस √2। तो इसको गुना करना है किससे, √5 माइनस √2 से। तो आइए डायरेक्ट गुना करते हैं। तो बच्चों इसी से गुना होना है, बस यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस लगा के गुना करना है। चलो गुना करो, इतना गुना इतना करेंगे तो ये 3√7 × 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 3√7 गुना √2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, तो आप कहोगे 3√7 दूनी 14 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ आ जाइए, जब भी माइनस लगा हो तो माइनस लिख लीजिए, लेकिन ब्रैकेट लगाइएगा। माइनस जब भी लगा रहे माइनस लिख के फिर ब्रैकेट ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब आ जाओ बच्चों, अब इसका कंजुगेट मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर √2 माइनस √7। बिल्कुल कोई बात नहीं, ले सकते हैं। लेकिन बच्चों √2 माइनस √7 जब आपने कर दिया तो इससे क्या होगा, नीचे का वैल्यू निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। अच्छा एक बात तो और अभी छूट गया बच्चों, ध्यान देना। इसको तो मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को मैंने सॉल्व करके ये लिखा ना, लेकिन नीचे का वैल्यू क्या आया होगा, तो नीचे का वैल्यू a² माइनस b² के फॉर्म आ गया। तो a² यानी इसका स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है ना, तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2, दोनों का अंतर कितना, 3। नीचे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 से आप इसमें भी भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं, या ये समझिए दोनों से 3 कॉमन आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी जो नीचे 3 बचा उससे ये भी कट गया और ये भी कट गया, राइट बच्चों। अब यहाँ पर मैं समझा रहा था आप लोगों को कि आप चाहो तो √2 माइनस √7 ले लो, तो √2 माइनस √7 जब लेंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आने लगेगा। नीचे क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, जबकि निगेटिव से बचना चाहिए। निगेटिव भी आ जाएगा तो फिर आपको निगेटिव से भाग लगाना पड़ेगा, -1 से भाग लगाना पड़ेगा, -2 आएगा तो -2 से भाग लगाना पड़ेगा, है ना। बेहतर हो आप उसे पॉजिटिव समझ लो ना, पॉजिटिव यानी बड़े में छोटे घटा के कंजुगेट लगाए करिए। जैसे इसे आप √7 प्लस √2 भी तो समझ सकते हैं, तो √7 प्लस √2 का कंजुगेट होगा √7 माइनस √2, तो आप इस तरीके से गुना करो, है ना। √7 माइनस √2, तो ये प्लस समझिए है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5√35 हो जाएगा। फिर बच्चों माइनस, इसमें माइनस लगाए हैं, है ना, तो ये गुना हो जाएगा कितना, 5 से गुना करो तो ये 5√10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस। अच्छा हाँ, नीचे यहाँ क्या बचेगा, तो नीचे यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया 5, क्योंकि मैंने बड़े में से छोटे को घटा दिया। कंजुगेट कैसे लगाया हमने, √7 माइनस √2 करके कंजुगेट लगाया ना, तो 7 माइनस 2 तो 5 आएगा हमारा, तो 5 नीचे आ रहा है तो 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, दोनों 5 से साफ हो गया। यहाँ आ जाओ उसी तरह, तो 2 इसका कंजुगेट होगा √7 माइनस √5, गुना करिए, इससे गुना करेंगे इसमें तो 2√14 मिलेगा, 2√14 और फिर माइनस 2√10, 2 कितना 10, एंड डिवाइडेड बाय 7 में से 5 गया 2, a² माइनस b², तो फिर ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। फाइनली क्या बचता हुआ दिख रहा है बच्चों, देखो ये प्लस √35 और माइनस गुना करेंगे तो ये माइनस √35, ये दोनों कट गया।
-√14 और ये +√14, ये भी दोनों कट गया। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये +√10 है और यहाँ -√10 है, यानी ये भी कट गया। कट के फाइनली क्या बचा? 0। द आंसर इज 0। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की भरपूर कोशिश किया। यदि आप सच में ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 15। 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रिक हैं। छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी? प्यारे बच्चों, जैसे सपोज करो मैं एक वृत्त बनाता हूं और वृत्त जो है वो कैसा है? संकेंद्रिक है। क्या लिखा है देखो, संकेंद्रिक। क्या मतलब हुआ? दो वृत्त संकेंद्रित का मतलब हुआ कि एक ही केंद्र पर दोनों वृत्त हैं। दो वृत्त है लेकिन केंद्र क्या है उसका? एक ही है। तो एक वृत्त आप और ऐसे बना लो, ये मैंने मान लिया एक दूसरा वृत्त। तो इसमें एक छोटा नजर आएगा, एक बड़ा आएगा। दोनों की त्रिज्या दे रखा है, बड़े की त्रिज्या 17 दे रखा है और छोटे की त्रिज्या 8 दे रखा है। कहता है छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी? छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ, यदि इस वृत्त को स्पर्श करता हुआ एक लाइन आप खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो ये स्पर्श रेखा छोटे वृत्त की निश्चित रूप से बड़े वृत्त की जीवा बन जाएगा। जीवा बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, आप खुद देखो ना, ये लाइन छोटे वृत्त की यदि स्पर्श रेखा है तो क्या यही स्पर्श रेखा बड़े वृत्त की क्या जीवा नहीं बन गया? जीवा किसको कहते हैं? वृत्त की परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनता उसे जीवा कहते हैं। आपसे इस जीवा की लंबाई पूछ रखा है बच्चों। आप क्या करो, इस केंद्र से ये जो स्पर्श बिंदु है उसको मिला दीजिए। आपको पता होगा कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अभी भी कुछ देर पहले डील किए थे, मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। और आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, राइट? यहाँ से क्या किया? ऐसे मिला दीजिए सेंटर को। तो आप देखो केंद्र से जब परिधि को टच करते हैं तो वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो क्या लग रहा है? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? 17। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? 8, है ना। आपसे पूछा है ये जीवा की लंबाई। ये वाला त्रिभुज आप लेके चलो तो ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है बच्चों। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है। तो ये आधार, ये कर्ण है और ये लंब है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, आधार बराबर क्या होता है बच्चों? रूट अंडर h² माइनस p², है ना। आप इस पे बैठाओ तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा, है ना। 289 माइनस 64, 225, 225 का वर्गमूल 50। बच्चों एक चीज़ और भी याद रखना तुम लोग, जब कभी भी कोई वृत्त हो और वृत्त में कोई भी जीवा ले लिया जाए और इस केंद्र से यदि इसके जीवा पे आप लंब ड्रॉ करते हो, लंब ड्रॉ करते हो तो ये जीवा दो बराबर पार्ट में विभाजित हो जाता है। ये केंद्र से ये जीवा पे जैसे जैसे ही स्पर्श बिंदु को मिलाया तो ये तो लंब हो गया ना। तो आप ये समझिए ना कि इस जीवा की बात करिए, यदि ये जीवा पे, यदि केंद्र से आपने इस पे लंब ड्रॉ कर दिया है तो ये जीवा दो बराबर पार्ट में बट गया होगा। यदि यहाँ से यहाँ 15 तो यहाँ से यहाँ भी 15, तो टोटल कितना? दैट इज आंसर होना चाहिए 30। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे हो, है ना। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है यदि a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2ab प्लस 2a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अलजेब्रा का सवाल है। देखो बच्चों हमारे पास लिखा है a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। इस दोनों को भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2ab एंड माइनस 2a, और उधर कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। सभी को मैंने लेफ्ट साइड लिया है, ऐसा कर लिया मैंने। बच्चों जरा गौर करो, यहाँ से यहाँ एक किसी फॉर्मूला पे ये आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ किसी फॉर्मूला पे आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है? तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, याद होगा आपको। यानी हम इसे लिख सकते हैं बच्चों कैसे? a माइनस, सबसे पहले ना जब माइनस प्लस मिक्स हो रहा हो ना, जब माइनस प्लस मिक्स हो रहा हो ना, तो आप अपनी मर्जी से पहले माइनस लगा दो, ठीक है। आपको ये तो नहीं पता है कि किसका चिन्ह प्लस जाएगा किसका चिन्ह माइनस जाएगा, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, राइट।
पहले आप अपनी मर्जी से सब में माइनस लगा लो और इसका क्या करो, स्क्वायर करो। तो माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, स्क्वायर वाला टर्म तो आपको मिलना ही मिलना है। स्क्वायर वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों, स्क्वायर वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करने से प्लस ही होता है। अब आइए, अब ये टर्म मिलाते जाएंगे, देखते हैं मेरा नेगेटिव सेटिस्फाई हो रहा है सारा सारा। नहीं होगा तो हम साइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमें उसके बाद मिलना चाहिए 2ab, तो एक चीज माइनस है यानी माइनस 2ab होना चाहिए, माइनस 2ab है। फिर 2bc, अरे इसे a समझिए, इसे b समझिए और इसे c समझो बालक, है ना। तो 2bc है ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी प्लस 2b होना चाहिए, प्लस 2b है, सही है। फिर a इंटू सी 2ca होता है, तो ये प्लस और ये माइनस, यानी माइनस 2a होना चाहिए, माइनस 2। ऑलरेडी मेरा सेटिस्फाइड, यानी किसी भी साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो देखो बच्चों, आपके पास क्या आया, ये था a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0। बच्चों कभी भी स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर का योगफल यदि 0 हो रहा हो, हमेशा के लिए याद रखना, निश्चित रूप से ये जो बेस है, ये बेस किसके बराबर होता है, 0 के ही बराबर होता है। यदि कभी भी मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब है कि एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। तो निश्चित रूप से यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, अच्छा सॉरी ये 6 था ना, मैं सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है बच्चों, 6, ध्यान रखो। तो a प्लस बी माइनस 6 भी किसके बराबर, 0 के बराबर, और a माइनस बी माइनस 1 भी किसके बराबर, 0 के बराबर। आपसे a का वैल्यू पूछे, दोनों समीकरण को सॉल्व करिए, जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a और a मिलके हो जाएगा 2a, और ये -7 बराबर 0, तो a का मान 7/2 यानी आंसर 3.5 होना चाहिए। कितना बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। तो निश्चित रूप से आप सभी इसे उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, है ना। यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा। और बच्चों सीजीएल का प्रश्न है ये, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सबसे छोटी 6 अंकों वाली वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी 6 अंकों वाली वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों, आपको पता है कि एक पर कितना 0 होना चाहिए, 5 0 होना चाहिए। एक पर कितना 0। वर्गमूल निकालने का तरीका आप जानते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर, ये बना और ये बना। आइए इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। 3 से 3 का स्क्वायर कितना, 9, 10 में 9 गया 1। फिर इसमें 3 जोड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा रूल कैसे वर्गमूल निकालते हैं, 3 3 6 हो जाए। और जब भी अंक उतरेगा तो हमेशा पेयर में उतरेगा, 2 0 उतार लो। अब यहाँ कौन सा अंक रखा जाए और उसको उसी से गुणा किया जाए तो इसके करीब आ जाए। तो आप 3 रखेंगे तो 3 6 18 बड़ा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो भी बड़ा, 2 6 12, 1 ही रखना पड़ेगा, है ना। 1 रखेंगे तो 1 से ही गुणा करिए तो क्या बन जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 61। 10 में से 1 गया 9 और 9 में 6 गया 3, राइट बच्चों, कितना। और ये कितना हो गया हमारा 1 1 2 62। अब यहाँ पे फिर 00 उतरेगा, 00 उतरा। अब यहाँ कौन सा अंक रखा जाए जिसके साथ फिर गुना करेंगे तो इसके। अब एक चीज़ बच्चों सभी को ये बताते हैं, थोड़ा यहाँ की बात ध्यान देना। आपसे पूछा कि 6 अंकों वाली वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। सवाल उठता है कि क्या ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग तब होता है जब नीचे पूरी तरह से कट जाता। आप बताओ, यहाँ कुछ भी कोई भी अंक रखेंगे तो क्या 3900 के करीब आप पहुँचेंगे। कोई भी अंक रख के देखो, यहाँ कौन सा रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 39 के करीब जाना है तो 6 6 के 36 चलेगा, 7 रखेंगे तो 7 6 के 42 पे चले जाएंगे। तो 6 रख के देखेंगे तो 6 रखेंगे तो 626 गुणा 6 करो, 6 6 के 36 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15 और ये 37, यानी यहाँ 6 रखना पड़ेगा। जैसे ही 6 रखे तो देखिए रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं। इसका मतलब या तो इसके पहले वाला कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है या तो इसके आगे वाला हो सकता है ना।
लेकिन पहले तो जाना नहीं, क्योंकि ये तो 5 अंक की 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, यानी इसके अगला वैल्यू के बारे में सोचना है। इसका आगे कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, जब भी अगला वैल्यू पूछे कि कौन सा इसका अगला वैल्यू पूर्ण वर्ग बनेगा, तो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 6 रख के सोचा। आप क्या करते हैं, नियम तो यही कहता है ना कि इससे ज़्यादा में नहीं जाना है, इससे हमेशा पहले वाले में रहना है। तो जब जोड़ने वाली बात हो कि इसका अगला वैल्यू कौन सा होगा बच्चों, तब आप क्या करना, जितने बार में कटा उसका जस्ट अगला वैल्यू लेना है। उसका क्या करना है, अगला वैल्यू। यानी 6 बार में इससे पहले रहे थे, आप यहाँ 7 रख देना। तो 7 को 7 से जरा गुना करो, 7 कितना हो जाएगा 49, बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18, बाकी 1 7 6 42, 1 कितना 43। अब इस दोनों का जरा डिफरेंस बड़े में छोटे घटाइएगा, ध्यान रखिएगा, इतना माइनस इतना करना है। 9 - 0 दैट इज 9, 8 में 0 गया 8, और ये 13 में 9 4 चला जाएगा बच्चों, और ये कट जाएगा ना 489 आ जाएगा, राइट। यानी आप 489 इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगा आपका ये, यानी ये अपने आप में क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये सवाल है ना बच्चों। तो ये तो हमें लगता है ये भी फॉर्मूला से बना देना चाहिए। एक बार लगातार जब कभी भी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रहा हो, जब कभी भी लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, ए बी फार्मूला लगा दीजिए। ए बी फार्मूला दैट इज -10 + 10 और -10 × 10/100। ये +10 -10 कट गया, 100 से 100 कट गया, -1 का मतलब हुआ 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब प्रतिशत सेम हो, जब प्रतिशत सेम ही हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा x²/, थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई बात नहीं, करिए बच्चों, थोड़ा सा ये सिस्टम हैंग कर गया है, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, उसी फॉर्म में निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये हैंग करना शुरू कर दिया लग रहा है। यही थे। इसका आंसर बच्चों हम लोगों ने क्या दे रखा था, इसका आंसर आ गया था हम लोगों का बी फॉर बिहार। यश, बी फॉर बिहार हम लोगों ने, अरे क्या हुआ, फिर मिस्टेक हो गया कुछ, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, ओके अब सही है। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ रहा है बच्चों, बी फॉर बिहार, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ओहो अच्छा, ओके। जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया इतना है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है ना। ये खंबा है, इस खंबे की लंबाई कितना दे रखा है, 15 मीटर। और बच्चों यहाँ से सपोज करिए इसकी छाया तो जब भी बनेगा वो ज़मीन पे बनेगा ना, ये छाया हमने मान लिया, और कहता है कि बताओ सूर्य का उस समय उन्नयन कोण कितना है, यानी ये थीटा पूछ रखा है आपसे, और ये छाया की लंबाई कितना दे रखा है, 15/√3। ये आधार और ये लंब और आधार किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है p/b, तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर p, यानी लंब 15, p/15/√3 आपका ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कट गया। tan के किस एंगल का मान √3 होता है बच्चों, तो 60 डिग्री का मान होता है √3, आंसर हो जाएगा आपका 60, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखा जाए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी? बच्चों आप सभी को मैंने कई बार बताया कि जब भी 2 साल का CI और SI के अंतर से संबंधित सवाल पूछे, एक फार्मूला सीधा रट लिया करिए। क्या है? तो मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इंटू 100/r का स्क्वायर। बस इसे याद रखो। मूलधन दे रखा है कितना? 15,000 और दोनों ही ब्याज का अंतर कितना बता रहा है? 96 और ये 100 बटे कितना? आर तो पूछ ही रहा है ना, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है ना। यहां से आर का वैल्यू आप निकाल लीजिए। बच्चों यहां देखो, ये 96 गुणा ये 1 पर कितना जीरो चला जाएगा? 4 जीरो जाएगा ना, बटे कितना? आर स्क्वायर, और इधर कितना? 15,000। तो ये 1000 से 1000 को काट दीजिए। 15 से काटेंगे, 15 छकी 90 और 15 चौकी 60। ये 960 बचा हुआ था, तो 960 को मैंने 15 से कटा दिया, तो आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर का मान 8 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं है, यानी आर का मान क्या मिल गया बच्चों? 8%। इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21। यदि 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस इतना बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा? राइट। देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कंडीशन उठाओ। क्या लिखा हुआ है? 2x। अच्छा, सेक थीटा को 1/cos थीटा भी तो कहते हैं हम लोग, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे के उल्टा होता है। माइनस y कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी y/sin थीटा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर? 3 के बराबर। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होता है, और नीचे इतना इंटू इतना होता है। चलिए डायरेक्ट करें, तो ये हो जाएगा 2x sin थीटा माइनस y cos थीटा, और नीचे आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 3 के साथ गुणा हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। ऐसा होना चाहिए। अब जरा देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ देखो x sin थीटा किसके बराबर बता रहा है? 2y cos थीटा। x sin थीटा किसके बराबर है? x sin थीटा बराबर 2y cos थीटा। x sin थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2y cos थीटा। 2y cos थीटा, तो 2 दूनी 4y cos थीटा बन जाएगा, बनेगा। और माइनस y cos थीटा बराबर कितना? 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। राइट, ये घट के कितना हो जाएगा? 3y cos थीटा हो जाएगा बराबर कितना? 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। बच्चों ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, 3 से 3 भी कट गया, y का मान क्या मिला? sin थीटा। y का मान हमें sin थीटा मिला, यानी y जो है वो किसके बराबर है? sin थीटा के बराबर है। तो ये sin थीटा और ये sin थीटा काट सकते हैं हम लोग, यानी x का मान हमें मिल गया 2 cos थीटा। x का मान मिल गया। अब जिसका वैल्यू पूछ रखा है उस पर आ जाइए। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू, तो x का वैल्यू अभी आपने क्या पता किया? x का वैल्यू आपने पता किया 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4, और y का मान आपने पता क्या किया है? y बराबर आपने पता किया sin थीटा। y बराबर sin थीटा, यानी sin थीटा का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये 4 cos स्क्वायर थीटा बन रहा है। 4 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है। 4 गुना 1, दैट इज आंसर क्या होना चाहिए? 4। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, नो डाउट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई चार्ट से संबंधित सवाल आया है, इसे आप लोग पढ़िए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। सारे बच्चे इसे फटाफट अपने से बनाओ। पाई चार्ट है, आ गया उत्तर?
यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई चार्ट में देश में चावल है ना, क्या क्या दे रखा है बच्चों, ये कहता है चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन कितना दिख रहा है, 40%, राइट। चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, चावल और चाय का अंतर कितना बच्चों, 50। इस दोनों का रेशियो पूछा है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, आंसर आ जाएगा 4:5, यानी आंसर ए नंबर आना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है। चावल और चाय का उत्पादन टोटल कितना दिख रहा है यहाँ बच्चों, 60% चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से, गेहूं का उत्पादन कितना है, 30। तो आप बताओ ये 30 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा यानी सीधा 100% ज़्यादा है, 30 ज़्यादा यानी 100%, समझ रहे हैं ना। 30/30 गुणा 100 करिए ना तो 100% नहीं हो रहा है। जिससे तुलना किया जाए यदि उतना ही ज़्यादा हो मतलब समझ जाइए 100% ज़्यादा है ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट आपका 24, इस क्वेश्चन को बनाइए। कहता है गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है, यानी गेहूं का जो प्रतिशत दिया उसको डिग्री में बताना है। तो आप बताओ ये टोटल मिलके तो 100% होगा, यानी 100% का वैल्यू 360 डिग्री। टोटल कोण तो 360 ही होता है ना बच्चों, प्रतिशत में 100 होगा और जबकि टोटल डिग्री में 360 होगा। तो गेहूं का पूछा है, गेहूं कितना परसेंट है, 30% का वैल्यू पूछा है। ये 0 से 0 काट दीजिए तो 10 का ये तिगुना बन रहा है, तो इधर भी तिगुना करिए, 36 दिया कितना हो जाएगा, 108, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री आंसर होना चाहिए। एंड नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन 25। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन इतना केजी है, देश में चावल का उत्पादन कितना है। बच्चों आप बताओ, ये टोटल सब दे दिया ना, चावल, गेहूं, चीनी, चाय, सारा का सारा है, टोटल उत्पादन 5 है, यानी टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। 100% का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 लाख। आपसे पूछा है कि बताओ देश में चावल का उत्पादन आखिर कितना हो रहा है, चावल कितना परसेंट है, 55%। तो क्या 55% का वैल्यू आप नहीं बता सकते, ये 00 से 00 काट दो, यानी 1% का वैल्यू 5000, तो 55 का वैल्यू 55 गुणा 5 कर लो, 25 और 25 2 27, 275 पे 000 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, 275 000 शायद ऑप्शन छटता हुआ दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, हाँ ये आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर, राइट। ओके तो दैट्स ऑल बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के सेशन में कुछ न कुछ सीखे होंगे, और यदि आप लोगों ने सचमुच कुछ सीखा बच्चों तो ज़रूर लाइक करिएगा, और दिल करे तो कमेंट भी करिएगा, और यदि आपके कुछ दोस्त हैं, यदि आपको लगता है कि उन्हें भी ये वीडियो वहाँ तक जाना चाहिए जिससे वो भी कुछ सीख पाएँ, तो ज़रूर उनको भी सेंड कर दीजिएगा। आप सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आप सभी के लिए आने वाला है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, 2024 में लोकसभा, 2025 में विधानसभा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको नौकरी की ख्वाहिश है, यदि आप दिल से चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए वो भी सरकारी, तो अभी आप दिन रात एक करके पढ़ना शुरू करिए। यदि पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 1 से 2 साल में आपके पास एक बेहतर सरकारी नौकरी होगी, फिर जीवन आपका ही खुशहाल होगा। इसलिए थोड़ा सा पल त्याग में बिताइए, है ना। चलिए ऐसे ही आप सभी के बीच मैं अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने लाने की कोशिश करता रहूँगा, है ना, और आप लोग मन से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।